and जो red है that's CNX Nifty Index. So it outperformed the Nifty by a lot. And बस सेम है, इसके कैरेक्टरिस्टिक सेम है. ये कंपनी, ये फंड ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 स्टॉक्स खरीदती है. एंड इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि जो हम ग्राफ देख रहे हैं इसमें दिस इज ऑल आफ्टर फीस. जो लोग इन्वेस्टर्स यूजुअली काफ़ी कंसर्न होते हैं कि फ़ीस क्या है. ऑल ऑफ दिस इज आफ्टर फीस. तो फीस निकाल के रिटर्न आया, which seems pretty good. ये मैंने म्यूचुअल फंड लगाया बिकॉज सम पीपल आर एट दैट स्टेज जहाँ पे उनको म्यूचुअल फंड्स पहले खरीदने हैं, बाय दम, को सेफ्टी ज़्यादा चाहिए, उनको फ्लक्चुएशन कम चाहिए. म्यूचुअल फंड तो फ्लक्चुएशन थोड़ी कम होती है, 15 to 20% उसका रिटर्न होगा ओवर लॉन्ग टाइम. फ्लक्चुएशन कम होगी, जब मार्केट 50% नीचे जाएगी तो वो भी 50% ही नीचे जाएगा, वोंट गो लॉट डाउन. तो ये एक काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस फंड. फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इज प्रॉब्ली द फर्स्ट म्यूचुअल फंड कंपनी इन इंडिया 1990s में जब ये आई थी. एंड इट हैज़ मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन. अमेरिका की भी इनफैक्ट ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है. एंड इसके रिटर्न बहुत अच्छे हैं. ये आई थिंक 1995 से ग्राफ शुरू कर रहा है, बट अगर आप 2003 से देखो तो इसके रिटर्न्स हैव बीन वेरी वेरी गुड. ऐसे अबाउट 20 टाइम्स यहाँ पे हो गए हैं. तो कुछ म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिनके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, तो जनरली हम रेकमेंड करते हैं कि इफ़ यू वांट एक्सट्रीमली हाई रिटर्न्स देन यू इन्वेस्ट इन PMS. बट अगर आपको मॉडरेट रिटर्न्स चाहिए, मॉडरेट का मतलब है 15%, इट्स नॉट बैड. अगर 15% चाहिए तो यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स. ओवर टाइम आपके बन जाते हैं एंड रिस्क इतना नहीं होता है. रिस्क आई मीन वन कंपनी वन फंड कुड बी इन डेंजर सम टाइम. हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए या फंड मैनेजर ठीक ना हो. बट इफ़ यू डाइवर्सिफाइड, अगर आपने 5-10 अच्छे म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए हैं, there's a good likelihood है कि आपका 15-20% रिटर्न बन जाएगा ओवर अ लॉन्ग टाइम. ये स्लाइड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज माई स्पेशलाइजेशन. एज आई सेड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विद इन्वेस्टमेंट इज नॉट buying the right stock or buying the right mutual fund. It's holding them. If you cannot hold them, everything is in vain, everything is useless. Because जब मार्केट नीचे जाएगी तो आप पैनिक करके बेच दोगे, और अगर पैनिक करके आपने बेच दिया तो डजंट मैटर कि आपने किस लेवल पे खरीदा था, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या आपने ठीक डिसीजन लिया था नहीं लिया था. सो इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है ये राइट साइड पे. इस पर इन्होंने दिखाया 1992 से 2011 में, so that's 20 years in the US. एवरेज जो स्टॉक म्यूचुअल फंड था अमेरिका में, उसका रिटर्न था 8.2%. सो एवरेज अगर आपको म्यूचुअल फंड लो तो 8.2% आपको मिल जाता. बट वही एवरेज इन्वेस्टर जिसने उस एवरेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, ही ओनली अर्न 3.5%. सो दैट इन्वेस्टर, ऑल दैट इन्वेस्टर हैड टू डू वाज बाय दिस एंड फॉरगेट अबाउट इट. इसको अलमारी में रख के भूल जाओ. बट वो भी नहीं हुआ बिकॉज मार्केट नीचे चली गई, तो यू पैनिक, फिर बेच दिया, फिर कहते चलो अब खरीद लेते हैं, मुझे लगता है ऊपर जाएगी, फिर बेच दो, फिर खरीद लो. इस चक्कर में जो सिंपलेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड थी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि यू ओनली अर्न 3.5%. सो इसका फॉर्मूला जो मैंने निकाला है, जो समथिंग दैट वर्क्स फॉर मी टू, is you have to buy something, you have to buy an industry that you're really passionate about. Every investor knows something about a certain industry, and you know you're passionate about some industries. Naturally लोग होते हैं passionate किसी न किसी industry में जो आपके skills को match करती है. So first चीज़ आपको करनी है, आपको identify करना है वो कौन सी industry है जिसके बारे में आप passionate हो. कई लोग, if you're a doctor, you may be passionate about pharmaceutical companies. कई लोगों को FMCG कंपनीज के बारे में बहुत पता होता है. कई लोगों को सर्विस या एक्सपोर्टर कंपनीज होती हैं उनके बारे में बहुत पता होता है. तो आप पहले इसको आइडेंटिफाई करो. व्हाट यू वांट इज एन इमोशनल अटैचमेंट टू द फंड्स दैट यू परचेज्ड. ताकि जब मार्केट नीचे जाए तो आप पैनिक ना करो, आप ये नहीं कहो पता नहीं मैंने क्या खरीद लिया था. जनरली होता भी यही है, लोग जब मार्केट नीचे जाती है 50-60% तो लोग कहते हैं अरे ये मैंने क्या खरीदा था, इसका ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या होगा इसका मुझे नहीं पता. So you have to buy something that you can develop an emotional attachment with, जो आपकी जिसकी समझ बहुत डीप हो, जिसमें ऐसा हो कि अगर आस पड़ोस के सारे लोग बेच रहे हैं और कह रहे हो ये बहुत ख़राब है, then you have the conviction कि नहीं मुझे पता है, I know what this is and I'm not speculating, मैं gamble नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है ये इन्वेस्टमेंट अच्छा करेगी ओवर लॉन्ग टर्म, इसमें मेरे लिए कोई रिस्क नहीं.
एक वो तरीका होता है, एक और साइंटिफिकली एक चीज़ डिस्कवर हुई है कि एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन इन्वेस्टमेंट स्टाइल। तो कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है सस्ती चीज़ें खरीदना, वैल्यू बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वैल्यू स्टॉक्स। सो यू बाय वैल्यू स्टॉक्स, इसमें होगा कि कोई कंपनी इतनी नीचे उसकी प्राइस गिर गई, इतनी सस्ती हो गई है कि अब आप उसको खरीदोगे, आप सोचते हो कि यार ये ऊपर जाएगी, इतनी ख़राब तो ये कंपनी नहीं। दैट्स वैल्यू इन्वेस्टिंग। एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग होती है जिसके अंदर यू एक्सपेक्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी टू गो अप अ लॉट ओवर टाइम, बिकॉज आपको लगता है इसकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। दैट्स ग्रोथ इन्वेस्टिंग। एक है सस्टेनेबल कंपनीज। यू बाय कंपनीज दैट आर वेरी सस्टेनेबल। आपको पता है कि ये कंपनी विल नेवर गो आउट ऑफ बिजनेस एटलीस्ट 20-30 ईयर्स, जब तक दिख रही है हमें तब तक नीचे तो जाएगी, बैंकरप्ट नहीं होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है इस कंपनी के, तो इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है। एक बार आपको आइडेंटिफाई कर लो, आपका लाइवलीहुड बढ़ जाएगा कि जब मार्केट नीचे जाएगी तो आप होल्ड ऑन करोगे, बिकॉज आपको पता है आपने क्या स्टाइल यूज़ किया है। अगर आपको सस्ती कंपनीज, आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग अच्छी लगती है तो आपने सस्ती कंपनी खरीदी हुई है, चाहे वो और सस्ती हो जाए, यू नो व्हाट यू डूइंग, तो उससे भी एक अटैचमेंट हो जाता है, यू नो व्हाट यू डूइंग। सो दैट्स अ गुड वे टू होल्ड ऑन टू कंपनीज। इसके बाद आई टॉक्ड अबाउट प्रायोरिटाइज रिटर्न। रिटर्न्स जब भी आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो तो यू हैव टू स्टार्ट विद योर फोरमोस्ट प्रायोरिटी। अब आपकी प्रायोरिटी जनरली एक एवरेज इन्वेस्टर की होती है कि एवरी पर्सन शुड हैव सम लिक्विड फंड, लिक्विड फंड्स हो, एफडी हो, जिससे यू कैन गेन रेगुलर इनकम ओवर टाइम। एक बार वो इनकम आती रहती है, योर इनसिक्योरिटी या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी गोज अवे। तो एक बार आपने वो एक्यूमुलेट कर लिया हो, आपको पता हो कि उससे उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इतना सफिशेंट है कि आपको अपनी इक्विटीज़ या आपको रियल एस्टेट या अपने बिजनेस में से पैसे नहीं बाहर निकालने पड़ेंगे। तो दैट्स हाउ मच मनी यू नीड टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, जिसको लिक्विड कहते हैं या एफडी कहते हैं। तो until you've done that, you should not invest in equities. It is very, very dangerous because अगर आपने पहले अपने आप को financially secure नहीं करा है, जिसमें nothing can beat you, no crisis can hurt you, you should not invest in equities because equities तो है ही चीज़ ऐसी कि go down 80%, go down 90% जब market में crash होते हैं। So that's very important, and then you prioritize. पैसे निकालते कब हो? पैसे निकालने भी तब है जब आपकी priority है। अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसे जा चुके हैं वो काफ़ी ऊपर, और आपको यू रियली थिंक कि मेरी प्रायोरिटी आई शुड यूज़ दिस मनी समवेयर एल्स, दैट्स व्हेन यू विड्रॉ द मनी। आप इस बेसिस पर नहीं विड्रॉ करते हो कि मार्केट अब नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। दैट्स नॉट हाउ यू डिसाइड। एंड अगेन आखिरी है, द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इज टू बाय ओवर टाइम। इसको अमेरिका में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं, इंडिया में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ओवर टाइम खरीदोगे, आप उस हैबिट में नहीं घुसोगे जिसके अंदर आप कहते हो कि अब मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, अब नीचे जाएगी, अच्छा अब मैं थोड़े पैसे लगाऊंगा, बाद में ज़्यादा लगाऊंगा। आपने पहले ही सेट कर लिया है कि आपने हर महीने या हर क्वार्टर या एनुअली इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, चाहे मार्केट नीचे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे रिगार्डलेस ऑफ योर ओन फीलिंग्स एंड योर परसेप्शन ऑफ द मार्केट के आगे क्या होने वाला है, आपने उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने हैं। एंड बिकॉज मार्केट्स विल डू वेल ओवर टाइम, तो आपको ये नहीं प्रॉब्लम होगी कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया, ठीक डिसीजन ले लिया। बिकॉज अगर आप महंगा भी खरीदते हो ओवर टाइम, मार्केट जब क्रैश होती है, जब रिसेशन आता है, तो आपको सस्ती भी खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिकॉज यू बाइंग एवरी मंथ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर महीने या हर क्वार्टर पे आप खरीदते रहो। कभी मार्केट महंगी होगी, कभी सस्ती होगी। जब सस्ती होगी आप सस्ती प्राइसेस पे खरीदोगे, जब महंगी होगी आप महंगी प्राइसेस पे खरीदोगे। सो दैट्स द preferred way of investing across the world. शुरू में मैंने दिखाया था इक्विटी पीएमएस, मोतीलाल और अल्केमी वाला, also डेट पीएमएस। ये भी अगेन हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स के लिए होता है। दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टू द लिक्विड फंड्स एंड एफडीज दैट वी परचेज। अगर आप थर्ड कॉलम में देखो, फर्स्ट कॉलम इज पीरियड, सेकंड इज डेट पीएमएस, थर्ड कॉलम है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स। ये होते हैं लिक्विड फंड्स। तो इसमें बहुत कम ड्यूरेशन के फंड्स होते हैं और सेफेस्ट फंड्स होते हैं। इसके अगर आप रिटर्न देखो 5 ईयर के, 3 ईयर के, 2 ईयर के, 1 ईयर के, इट्स बीन अबाउट 8 to 9%।
जबकि जो डेट PMS है उसके रिटर्न ज़्यादा अच्छे हैं, 12.7, 10.6, 12, 11.5. So this is a good alternative to high net worth investors हैं, वो liquid funds में invest ना करके इसमें कर सकते हैं. Again, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जो लिक्विड फंड्स हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ हैं. तो पहले आपकी प्रायोरिटी वही होगी, आप उसमें इन्वेस्ट करोगे. बट आफ्टर यू रीच्ड दैट लेवल दैट यू वांट टू इन्वेस्ट, फिर देन यू कैन लुक एट डेट PMS बिकॉज इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होगा. इसके अंदर वो रिस्की स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं पैसे कमाने के लिए. सो ऐसा हो सकता है कि इफ़ यू इन्वेस्ट फॉर 15 years, किसी 2 या 3 साल में कंसेक्यूटिवली आपका रिटर्न इतना अच्छा ना हुआ हो, बट ओवर टाइम यू विल आउट परफॉर्म द लिक्विड फंड्स. दैट्स अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग. Again, this is not for the investor who's investing for the first time. This is for somebody who's been investing for a while and उसके उनको returns थोड़े ज़्यादा अच्छे चाहिए, 12%. So you beat the liquid funds by about 3 or 4% every year. ये real estate investment trusts are popular across the world. अमेरिका में 1960 में इंट्रोड्यूस हुए थे, यूरोप में 1970 में हुए थे, बाकी इंडिया में आई थिंक काफ़ी लेट शुरू में. इसका बेनिफिट ये होता है, व्हाट दे डू इज दे बाय रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट, और उस कमर्शियल रियल एस्टेट से जो रेंट आता है वो इन्वेस्टर को ट्रांसफ़र कर देते हैं. सो जितना भी 7 to 9% जितना भी आता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है. सो उसकी वजह से यू कैन होल्ड रियल एस्टेट, जितनी भी प्राइसेस ऊपर जाएंगी कैपिटल गेन्स होगा वो आपको मिल जाएगा. साथ में जितना रेंट आ रहा है दैट विल ऑल्सो फ्लो टू यू. ये ऑल्टरनेटिव अच्छा है उन इन्वेस्टर्स के लिए हु आर ऑलरेडी परचेजिंग कमर्शियल प्रॉपर्टी, जो कि काफ़ी लोग कर रहे हैं पानीपत में. वो खरीदते हैं पूल करके एंड दे एक्सपेक्ट रेंट फ्रॉम दैट. इसमें फ़ायदा ये है यू डोंट हैव टू पुट इन 5, 10, 15, 20 करोड़. इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 crore होता है. इट्स मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल कंपनी, काफ़ी बड़ा बैंक है इंडिया का. तो यू कैन इन्वेस्ट फॉर दैट. और इनका जो रेंट आ रहा है आजकल दैट्स अबाउट 7 to 9%. 7 to 9% से 7 to 9% प्लस कैपिटल गेन्स. तो अगर कैपिटल गेन्स नहीं भी होता कम से कम रेंट तो आ ही रहा है. So that's a better way to invest in real estate than just buying residential property and holding it and hoping the price will go up because it may or may not. वैसे भी इंडिया में रेजिडेंशियल प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. कमर्शियल एक्सपेंसिव इतना नहीं है, बट दैट्स व्हाई द रिटर्न्स आर गुड. इसका रेंट काफ़ी अच्छे हैं इन परसेंटेज टर्म्स. अच्छा, ये एक कंपनी है, तो उस कंपनी ने अलग अलग इसका मैंडेट ये है कि दिस वुड इन्वेस्ट इन स्कूल्स अक्रॉस इंडिया. अलग अलग स्कूल्स हैं, K-12 के स्कूल्स हैं, अलग अलग जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हाई-एंड K-12 ऑपरेटर फ्रेंचाइज स्कूल विद हॉस्टल फैसिलिटीज़. तो अलग अलग स्कूल की बिल्डिंग्स ये फंड ओन करेगा एंड उन बिल्डिंग्स को लीज कर देगा उन्हीं स्कूल्स को. सो इट विल कलेक्ट रेंट ऑन दोज बिल्डिंग्स एंड वो रेंट फिर इन्वेस्टर को ट्रांसफर हो जाएंगे. दे प्लान टू produce rent of about 7 to 9% with an increase of 2% every 2 or 3 years. So that's a good deal. 7 to 9%, although ये taxable होगा, but you can keep in mind कि अगर आप liquid funds या FD भी खरीदते हो आजकल, तो FD का रिटर्न भी 8% ही है, and that too is taxable अगर आप 1 साल के लिए खरीदते हो. तो यहाँ पे ये है कि एक तो आपको मिल गया रेंट, प्लस साथ में आपको कैपिटल गेन्स का पोटेंशियल मिल गया. So this is a new fund, absolutely new है. इंडिया में अभी इसी साल अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को. So people can seriously take a look at it. Minimum investment is less than what you need to make अगर आप खुद पर्सनली डायरेक्ट रियल एस्टेट खरीद रहे होते हैं, क्योंकि कमर्शियल रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस होती हैं. तो इसका सिर्फ 1 crore है मिनिमम इन्वेस्टमेंट. Any questions so far? You can ask me any questions. पहले आप खत्म कर लीजिए फिर पूछेंगे. अच्छा ठीक. Venture capital fund है. You may have heard about the venture capital fund. What it does is जो नई स्टार्टअप कंपनीज आ रही हैं, ये फंड उनमें इन्वेस्ट करता है. तो फॉर इंस्टेंस जितनी भी आजकल बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, जो भी ऐप्स आ रहे हैं सारे इंडिया में, all of them went through this process. जब उनको पैसे रेज करने थे
तो they raised it through a venture capital fund. इस fund manager ने identify करा कि वो business अच्छा है and then उसमें invest किया and then इसमें इस business में ये होता है कि if you've chosen the right company, that company's price may go up 30 times, 40 times. अब so the way they invest is कि 20 companies में invest करते हैं, उनमें से 10 most likely bankrupt हो जाती हैं, 5 break even करती हैं, कोई profit नहीं होता, उनमें से बाकी जो 3 है 3 में थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, बाकी जो 2 बचती हैं they go up 20, 30, 40 times. तो वो they make up for all of the losses in the fund. So that's how they invest. अब जैसे कि ये fund है, इसका I spoke with the CEO of this fund. He was the COO of Airtel under Mr. Sunil Patel. So ये गुड़गांव से वो रन कर रहे हैं. So he's invested in these 7 companies. ये सारी startups हैं, अलग-अलग ये produce कर रही हैं. So I bet कि almost सारी तो नहीं चलेगी, पर अगर एक चल जाती है, it will more than make up for all of the funds, all the other companies that have not made money. So that's a good way of investing. इसके भी ये भी high net worth investors के लिए होता है. And generally अगर आप देखो हिस्ट्री में for the last 30 years venture capital funds ने ज़्यादा पैसे कमाए हैं than mutual funds या PMS funds. So this is for the ultra high net worth investors. This is the final frontier of investment. इससे ज़्यादा high end investment नहीं होती मार्केट में. तो इनके जो investors होते हैं they usually टाटा, अंबानी, वो investors होते हैं. The minimum investment is sometimes 5, 10, 20 crores, but जैसे कि इस fund का मैं देख रहा था it's only 1 crore, so this is suitable for more people. So well, so far this is all I have, but